आइए आज के प्रमुख समाचारों पर चर्चा करें। देश भर में आज़ादी का 29 पर्व संपन्न हुआ। जनता में नया विश्वास का संचार भी हुआ। अनेक प्रकार के राज भी खुले। मगर आज सबसे बड़ी बात यह रही कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा भाषण दिया। बोर हो गई जनता भी, सुनना नहीं पसंद करती, कुछ भी नाटक हुआ। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के भाषण की जनता में तीखी आलोचना होगी। और मोदी जी ने अपने भाषण में अनेक झूठ बोले और जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं, कुछ भी नहीं, और सिर्फ झूठी झूठ परोसा। इससे जनता बेहद नाराज हुई और अब तो उनकी खुलेआम आलोचना हो रही। क्या प्रधानमंत्री को लाल किले से आज़ादी पर्व के दिन झूठ परोसना चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। खैर, अब झूठ परोस भी है, अब उसका खंडन करना, जवाब देना तो भाई पड़ा है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। आज मोदी जी ने वो कह दिया कि अरे मैं तो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। अरे विश्व गुरु तो है ही, उसको आप क्या बनाओगे? आप तो स्वघोषित विश्व गुरु हो, धर्म गुरु हो, सकुच गुरु हो। और आपने यहाँ तक कह दिया कि 2035 तक का प्लान है, मैं 2035 तक भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत अपने आप में विश्व गुरु है। सनातन धर्म उसका आधार है, मानवीय मूल्य उसके आधार हैं, उसके जो विचार हृदयता थे वो अपने आधार है। तो अनेक में एकता भी उसका आधार है। हम 147 करोड़ भारतीय ना, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य भारत को स्वर्णिम भारत बनाना। हम उस लक्ष्य कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी स्थिति हो। अब ये यहाँ पर जो मोदी जी ने ये घोषणा की ना, ये संघ को खुली चुनौती है। उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। बात बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, अब आप ही रहिए। ये आपका अहंकार, ये मोदी जी का अहंकार। अब उनको हटाने की तो सारी रूपरेखा मैं अभी बताता हूँ। अब मोदी जी के इस बयान से संघ और गुजराती एंड कंपनी में खुलेआम शीत युद्ध चल गया। अब तो युद्ध होना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और उसका आगाज भी हो चुका। मोहन भागवत ने 26, 27, 28 को वो दिल्ली में रहेंगे और जितने भी विपक्षी दल हैं और जो एनडीए के सहयोगी दल के सांसद हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं, उनकी एक संयुक्त बैठक आयोजित है और उस बैठक में स्पष्ट निर्णय हो जाएगा कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो। संघ के 40 सांसद, 35 से 40 सांसद भी उस बैठक में शरीक रहेंगे। लेकिन अब ये मामला ये हो गया कि अब आप अपन हिसाब देखें तो बड़ा विचित्र बनता है। अब योगी ने भी मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ मैदान खोल दिया। तो जो 40 विधायक हैं, राजपूत विधायक, ठाकुर विधायक, उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया, अपना अलग ही कुटुंब बना लिया और जो नरेंद्र मोदी के लिए हेडेक बन गया, उनके लिए एक सिरदर्द बन गया। अब मोदी जी की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको तो पद छोड़ना ही पड़ेगा, ये बीच पे। अब यहाँ पर
बात आती है कि संघ और इस जो गुजराती कंपनी के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें जीतेगा कौन? ये भी एक प्रश्न है। लोग तो यहाँ तक कर रहे, मोदी गोदी मीडिया क्या कह रहा पता आपको? क्या प्रचार कर रहा? क्या लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को संदेश दे दिया और 7 मिनट में ही मोहन भागवत अच्छे से हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। वे चिंता में डूब गए। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये मोदी गोदी मीडिया है ना, व्यर्थ की बातें करता है, फालतू की बातें करता है, अफवाह फैलाता है। अब जो भी हुआ को, अब ये तो हो ही गया। अब किंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा विचित्र खेल कर, उसने साफ कह दिया कि जो 235 दागी सांसद है ना, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उनका निर्णय भी अभी 8, 10, 15 दिन में आ जाएगा। ये भी ये हुआ ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो भाजपा के 84 सांसद अपराधी सिद्ध हो जाएंगे, वे अयोग्य हो जाएंगे, उनकी सांसदी ही समाप्त हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उन पर राजनीतिक बैन भी लग जाएगा, आजीवन बैन लग जाएगा। वे न चुनाव लड़ सकते, न किसी गतिविधि में भाग ले सकेंगे। अब जो भी हो तो हुआ है, तो हो तो गया है और होगा ही निर्णय। जो अब आगे की बात और क्या कहे। और एक मज़ेदार बात तथ्य सामने आया कि आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि हरियाणा में मतदान के एक दिन पूर्व तक मतदाता सूची जो जारी की गई, नाम बढ़ाया गया और लगभग 13 लाख मतदाताओं को उसमें जोड़ा गया। मामला बड़ा विचित्र भैया, एकदम 13 लाख मतदाता कैसे जुड़ गए, ये भी बड़ी समस्या। अब क्या होगा, इसकी जांच होगी और इसमें चुनाव आयोग बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो इससे ये होता है कि हरियाणा के चुनाव निरस्त होगा, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति बनी तो महाराष्ट्र का चुनाव भी निरस्त होगा। आखिरकार अब होगा क्या, मामला बड़ा विचित्र। और अब तो मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र में भी पेच फंस गया। वहाँ की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाता होने की बात आई। मोदी जी चुनाव जीते, कैसे जीते, ये भी बड़ा उजागर हुआ। तो 1,22,23,000 मतों से जीते हैं, क्योंकि फर्जी मतदाताओं की संख्या 2 लाख। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाराणसी की जनता मोदी के साथ नहीं थी, मोदी चुनाव हार रहे थे। और अब जब ये स्थिति बनी है ना, इसी सूक्ष्मता से जांच होगी तो मोदी जी की सांसदी भी समाप्त हो जाएगी। अब ये हो गया तो अब जो सच धर्म के बीच और जो नाजी गुजराती कंपनी के बीच जो युद्ध चल रहा था ना, उसमें मोदी जी की पराजय तो तय हो गई है। हालात ऐसे बन गए। अब और आगे की बात करें, अब क्या क्या बात करें, हमारे देश में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। जलत्राजी चल रही है, अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है और बहुत कुछ नाटक हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। कश्मीर में किश्तवाड़ में एकदम बादल फटने से 46 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में भी हादसे हो रहे हैं और उत्तराखंड में धरावी में ना, अब तो 8 और 10 फीट के मलबे तक के नीचे भी शव दबे होने की बात सामने आ गई है। कुल मामला बड़ा विचित्र। अब ये प्रकृति हमसे बदला दे रही है या वो संतुलन कायम कर रही है, आखिरकार हो क्या रहा। और दिक्कत ये है कि जो प्रकृति का जो चक्र चल रहा है ना, न्याय चक्र, प्रकृति का न्याय चक्र चल रहा है, वो बराबर संतुलन करना चाह रही है। तो अब ये आखिरकार प्रकृति को जो हमने तकलीफ दी ना, हमने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसको असंतुलित किया, तो अब प्रकृति हमें असंतुलित कर रही। जो हमने उसको दिया वही हमें वापस दे रही है।
अब देश में क्या होगा क्या नहीं होगा क्या कह सकते। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी बड़े संकट में। राष्ट्रपति जी को भी हटाने की मुहिम चलाई जा रही है इस गुजराती कंपनी ने। अब मगर वो हटेंगे नहीं, अब वो हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगी, क्योंकि 90% जनता उनके साथ है। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू करो, इस नाजी सरकार को भंग करो और इनकी जांच करवाओ कि इनकी गिरफ्तारी के आदेश दो। अब देखते हैं, जनता ने तो निर्णय दे दिया। अब मुर्मू जी को जनता के निर्णय पर मोहर लगाना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अब देखते हैं कब वो करें। और बहुत मज़ेदार बात हो रही कि राष्ट्रपति जी ने कल जो जनता के नाम संबोधन दिया ना, उसकी भी आलोचना। अरे मुर्मू जी ने अपना आत्मिक उद्बोधन देना था, वो तो दिया नहीं। और जो नाजी गैंग ने बना के जो दिया था ना, उसको ही पढ़ दिया। अब तो यहाँ पर भी बड़ा विचित्र हुआ। जो एक जो नीति आयोग है ना, उसके सीईओ ने तो बड़ा ही खेल कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ये 6.5% की जीडीपी की बात कही गई है ना, ये उचित नहीं है। अब तो भारत में 8 से 9% की जीडीपी होना चाहिए और वो भी निरंतर जारी रहना चाहिए, किंतु ऐसा होगा ही नहीं। अपने यहाँ पर बता दे कि जो 6.5% की जीडीपी बताई जा रही है ना, वास्तव में ग्राउंड पे डीजीपी कितनी है इसका वो देखो। अब यहाँ पर जीएसटी के मामले में भी फिर सरकार ने अपनी नीति बदली। अब जो जीएसटी में 4-5 स्लैब थी, अब वो सब समाप्त करके मात्र 2 स्लैब लगे, एक 5% वाला स्लैब और एक 18% वाला स्लैब। अब क्या कह सकते हैं, ये सरकार तो बार बार न जाने क्या कर रही। और अब एक बड़ा और संकट आ गया कि जब संसद के बाहर विपक्ष पूरा प्रदर्शन कर रहा था, उस समय कोई विपक्षी सांसद मौजूद नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में इस नाजी सरकार ने 3-4 बिल पास करवा दी। हो गया। अब क्या तो क्या वो वैध होंगे, क्या उनको मान्यता देगी? राष्ट्रपति के सामने भी बात जा रही है कि जब संसद में विधायक मौजूद नहीं विपक्ष के और आप अपने एक पक्षी फैसला करवा, आप बिल पास करवा लो। अरे जब ये सबको पता है कि सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको बिल प्रस्तुत नहीं करना था, दूसरे दिन प्रस्तुत करना था, बहस हो जाती, वो स्पीकर से हुआ था। परंतु वैसा नहीं हुआ और वो बिल उन्होंने पास करा दिया। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करती है या नहीं, ये भी मामला जल्द सामने आए। अब जो भी हो रहा, देश की स्थिति खराब है, सड़क हादसे बराबर हो रहे, इतने हादसे हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, मृत्यु चक्र चल रहा। अभी मैं जब सुबह जो चर्चा कर रहा था यार सड़क हादसे कैसे रुकेंगे, तो कुछ जो सड़क परिवहन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सब है ना हादसे जारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड का खेल हो। अब कोई भी जो सामान्य स्थिति रहती है ना, जो सीमा वाली स्पीड रहती है ना, उस पर कोई नहीं रहना चाहता। सबको और स्पीड जो है चलना पसंद होता है, और इस कारण इसी लापरवाही के कारण अनेक हादसे हो रहे हैं। रोकना पड़ेगा। अब किस तरीके से रुकेंगे? और गडकरी जी तो अब बिल्कुल बगावत पे उतारू हैं, वे भी खुलकर नाजी सरकार के विरोध में हैं। यहाँ पर अब आइए अब एक गंदी समझ लेते हैं। भाजपा के पास में 240 सांसद और अन्य जो नायडू सहयोगी दल मिलकर 292 की संख्या बन। अब आप एक गणित समझ लीजिए कि संघ समर्थित 35 विधायक, 35 सांसद हैं। वे सांसद भी अब इस मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है और
नायडू के 16 विधायक हैं, वो भी इस सरकार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार के 12 है, उसमें से 2 उनके पक्ष में, 10 विरोध में, ये भी कुछ नहीं। और एनडीए के जो सहयोगी दल है ना, वो भी अब तो पीछा छुड़ा के हम मोदी के साथ नहीं है, और उनकी संख्या भी अच्छी है। महाराष्ट्र में शिंदे ने भी कह दिया, उनके 7 सांसद हैं, वे भी अब इस नाजी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। तो अब जब यह स्थिति बनी ना, तो इस नाजी गुजराती गैंग ने नई चाल चली कि उद्धव ठाकरे को पटाओ, उनको अपने पास में रखो। मामला बड़ा रोचक, परंतु पटेंगे नहीं, वो इस तरह का कोई कुछ नहीं करे। अब तो यहाँ पर सारा खुलासा हो गया कि ये मोदी सरकार है ना, नाजी जो गुजराती कंपनी है ना, इसके पास तो अब इन्हें उसके साथ 120 सांसद में आना मुश्किल है। अच्छे अच्छे दिग्गज नेता पला झाड़ रहे, नहीं रहना साथ में। राजनाथ भी छोड़ देंगे, राजनाथ भी साथ छोड़ देंगे, साथ अनेक सांसद भी साथ छोड़ के खड़े हो जाएंगे। ये मामला अति रोचक बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में देश में मध्यावधि चुनाव की संभावना हो रही है। तो हमें राष्ट्रपति जी से हमने और जनता ने यही अनुरोध किया है कि आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए और इस नाजी सरकार को भंग कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस, सेना के सीडीएस को बना दीजिए और सीजीआई गवई जी को उनका न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। अब जनता ने एक बहुत अच्छी बात भी मांग की है राष्ट्रपति जी से, वे न्यायाधिपतियाँ कर सकती हैं कि सीजीआई गवई जो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं ना, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। तो जो वो नाजीवादी चिंटू है, मोदी गैंग के चिंटू है ना, गुजराती कंपनी के, वो विरोध करने जा रहे हैं कि परंपराएं तोड़ दी जाएगी, जो न्याय विधि की एक जो अभी समय है वो खत्म हो जाएगा। भैया अब आप बोल रहे हो, जब ये जनता ने सीजीआई गवई का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने की बात की, आपने तो ओवर रूल करके मिश्रा जी को सीजीआई बनाया था कि नहीं? और क्यों बार बार उनके साथ वो किया रिलायंस दी? उस समय तो आप मौन रहे, उस समय आप कुछ भी नहीं बोले। और अब जनता जो बोल रही है कि सीजीआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, तो आप बड़ा विरोध कर रहे हैं। आपको सब कानून याद आ गए, न्याय विधा याद आ गई। अरे अब ये सारा काम खत्म हो गया। और मैं अब यहाँ स्पष्ट एक बात कह दूँ, बिल्कुल यह स्पष्ट बात कह दूँ कि अब देश की सेना, न्यायपालिका और 90% जनता मिलकर राष्ट्र का संचालन करेगी। अब ये किसी भी गैंग का नहीं चलेगा, किसी भी दल का कुछ नहीं चलेगा। तो देश संविधान कानून से चलेगा, ये भी तय हो चुका। और यहाँ पर अब ये मेरा तो विचार है, मेरे हिसाब से तो अब देश में दलीय सरकार होना ही नहीं चाहिए, लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था की जाना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और कर देना चाहिए। अब ये जो नाजी गुजराती कंपनी की सरकार है ना, वो तो किसी भी बिल को पास कराने की स्थिति में है ही नहीं, उसका कोई पक्ष में है ही नहीं, और ना उसके पास में पर्याप्त बहुमत है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। जनता ने तो अपना अभिमत दे दिया, जनता ने अपनी राय भी दे दी, और जनता ने अपना जनादेश भी दे दिया। अब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं क्या नहीं करती हैं, जनता को उनकी आशा की जनता से कह आज 15 अगस्त की रात से या फिर राष्ट्रपति शासन के लागू कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आज की ये बात हमने जो समाचार हमें जो प्राप्त हुए हैं वो हमने आपके सामने रखें, कैसे लगे अब आप ही देखिए। अब इससे समाचार भी हम कर देंगे। और आज कल तो जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का 569वां अवतरण पर्व मनाया जाएगा जन्माष्टमी के रूप में। मंदिरों में सजावट चालू है और हर परिवार में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को है ना कृष्ण स्वरूप के रूप में
सजाया जाता है, वे मंदिर जाते हैं और बड़े आकर्षक छवि लगती है, आकर्षक स्थिति होती है। और भगवान श्री कृष्ण तो है ना, बहुत विशाल व्यक्तित्व हैं। वे ब्रह्मांड गुरु हैं, वे योगाधिपति हैं, वे समय चक्र के रचयिता हैं, माया जाल के रचयिता हैं। और सबसे बड़ी कृष्ण की बात तो यह है कि कृष्ण सबको अपने आप में आकर्षित करते हैं, सब कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं देखता, कोई पंथ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, बस कृष्ण की मनमोहन सूरत पर सब फिदा हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और अब कृष्ण तो जो कृष्ण है ना, वो तो बहुत ही बड़े वो हैं। गीता में जो उन्होंने 722 संदेश दिए ना, जीवन के तत्व बताए 722 तक, उनका भी अध्ययन करना जरूरी है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि गीता की कोई टीका टिप्पणियाँ वो आती है, परंतु गीता के हर श्लोक का गूढ़ अर्थ समझना और उसको समझाना बड़ा टेढ़ी खीर है। जो भी हो, अब भगवान का हम तो श्री कृष्ण को कृष्णत्व स्वरूप मानते हैं, जीवत्व स्वरूप मानते हैं। और गीता में तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, चाहे कैसे भी हो, आपको अवतरित भी मैं करता हूँ और आपको समाज भी मेरे में ही होना। तो कृष्ण का तो कृष्ण है, अब उनके बारे में क्या कहें। हम जन्म आज अभी रात्रि को 11:42 पर अष्टमी लग जाएगी और कल इतने बजे तक ये अष्टमी रहेगी। तो अब हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण पर 20-25 मिनट पहले मनाया जाएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि अष्टमी को ही मनाना है। और अब तो मंदिरों में ना नंदोत्सव भी मनेगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। और भगवान कृष्ण जो जीवत्व के प्रतीक हैं, कृष्णत्व के प्रतीक हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और हम उनके ही भक्त रहे, उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण करते रहें, तो यही है। और जन्माष्टमी का पर्व है ना, सच्चे उपवास के साथ मनाना जरूरी है, आत्मचिंतन करना जरूरी है। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, ये हमारे यहाँ 9 यज्ञ की विधा है और जन्माष्टमी पर भी एक यज्ञ की विधा है। देखते हैं कि कौन कितने लोग यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं। हम भी खोज में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कहीं ना कहीं जन्माष्टमी पर एक यज्ञ की छवि देखने को मिल जाए। उसकी जो यज्ञ की अग्नि है ना, उसके ताप का हमारे शरीर पर असर पड़ जाए, हम पूर्ण रूप में स्वस्थ होंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। अब कल आपसे मिलेंगे, कल कृष्ण पर भी विशेष बात करेंगे, आपके सामने हम ये सब प्रस्तुत करेंगे और आप जरूर देखेंगे। हम आपसे ये बात करते हैं कि हमारा जो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम ये कुछ भी नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, देखो।